यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 नंबर का। और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मैक्स मुलर ने, चार्ल्स डार्विन ने, दुर्खीम ने, एस.सी. राय ने। तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था मेरे प्यारे बच्चों दुर्खीम ने। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? राल्फ लिल्टन है, टाइलर है, मॉल्थस हैं, लेस्ली हैं। तो जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं माल्थस। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, महात्मा गांधी, अमृता देवी। कमेंट करेंगे। चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बीपी मंडल, महात्मा गांधी, काका कालेलकर। तो बीपी मंडल भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है? कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है? कौन सा कारक राष्ट्र निर्माण में बाधक है? नगरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण। मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाद जो है वो राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ठीक है, जातिवाद कारण राष्ट्र निर्माण में बाधक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, अगस्त काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के कितने चरण बताए हैं? 3 बताए हैं, 4, 5 या 6? 3 बताए हैं। अगस्त काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के 3 चरण बताए हैं। इसके बाद 7वें नंबर प्रश्न है, पुणे में प्रथम महिला विद्यालय निम्न में से किसने स्थापित किया था? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो पुणे में प्रथम महिला विद्यालय स्थापित किया था ज्योतिबा फुले ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न में से क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, बिल्कुल सही है। जनमत को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। हड़ताल और प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार से संबंधित वर्गा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। ठीक है, वर्गा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। इसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था? 1929, 1920, 1940, 1936। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ था 1936 में। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। जितने भी प्रश्न आपको तैयार करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामीण समुदाय की 2 मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। और दूसरा है सामाजिक एकरूपता व सामुदायिक भावना, सामाजिक एकरूपता व सामुदायिक भावना। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। तो जाति पूर्वाग्रह वह नकारात्मक धारणाएं हैं जो किसी जाति विशेष को श्रेष्ठ या हीन मानती हैं। ये भेदभाव, सामाजिक असमानता और अन्याय को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो अल्पसंख्यकों की 2 प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बनाए रखने में कठिनाई। दूसरा है आर्थिक और शैक्षिक अवसरों में भेदभाव। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, हरित क्रांति के किन्हीं 2 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि, भारत का खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। और अगला है किसानों की आय में वृद्धि
और कृषि आधुनिकीकरण शामिल है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है, कृषक समाज के किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो कृषक समाज की 3 प्रमुख समस्याएं या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कृषक समाज की 3 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, दूसरा है भूमि से भावनात्मक और आर्थिक जुड़ाव, तीसरा है और एक सरल अपेक्षाकृत समरूप सामाजिक संरचना। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। उदारीकरण के 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव निम्न हैं। पहला है आर्थिक वृद्धि और रोजगार में वृद्धि, दूसरा है सेवा क्षेत्र में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार, तीसरा है सामाजिक सेवाओं में निजीकरण। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दलित से आप क्या समझते हैं। दलित वे लोग हैं जिन्हें पारंपरिक जाति व्यवस्था में सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया, वे ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना करते रहे हैं। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। तो उपनिवेशवाद से भारतीय समाज के 2 प्रमुख परिवर्तन हुए, कौन कौन से हुए। एक आर्थिक परिवर्तन हुआ है, दूसरा सामाजिक परिवर्तन। तो आर्थिक परिवर्तन में कौन क्या क्या परिवर्तन हुआ, परंपरागत कुटीर उद्योग नष्ट हुए और कृषि ब्रिटिश नीतियाँ पर निर्भर हो गई। और सामाजिक परिवर्तन हुए, पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विचारों और सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रभाव पड़ा। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, सर्वेक्षण प्रणाली के प्रमुख आधारों का उल्लेख कीजिए। सर्वेक्षण के आधारभूत सिद्धांत बड़े ही सरल हैं। पृथ्वी की सतह पर बड़ी सरलता से 2 ऐसे बिंदु चुने जा सकते हैं जो एक दूसरे की स्थिति से देखे जा सकें और उनके बीच की दूरी नापी जा सके। इन्हें किसी भी वांछित पैमाने पर कागज पर ऐसे लगाया जा सकता है कि उनके निकटवर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण कागज पर समा सके। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे शोषण और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। भारत में आर्थिक जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं। इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे बेरोजगारी, गरीबी और जीवन स्तर में गिरावट आती है। साथ ही प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी बुनियादी ढांचे पर बोझ पड़ता है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। राज्य को धार्मिक मामलों से अलग करने से धर्म और समाज के बीच दूरी पैदा होती है। कार्य संबंधी मामलों से संबंधित धार्मिक मामलों को व्यक्तिगत बनाना, सभी अनुष्ठानों को मानव निर्मित या कृत्रिम बनाना। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में देखे जाते हैं, जिनमें महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के अवसरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है और उनके सशक्तिकरण में बाधा आती है। यह भारत के समग्र विकास में भी बाधक है। इसके बाद है 24 नंबर, योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, राज्य का भारी उद्योगों में भारी निवेश करके अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास का लक्ष्य रखना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, औद्योगिक लाइसेंसिंग के माध्यम से निवेश को नियंत्रित करना, संरक्षित वातावरण में औद्योगिकरण को विकसित करना, पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने पर जोर देना तथा उत्पादन की गुणवत्ता और अनुसंधान एवं विकास पर कम ध्यान देना। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, विकलांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो विकलांग लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही सामाजिक भेदभाव, कलंक, हिंसा और शारीरिक बाधाओं का भी अनुभव होता है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल, सहायता और सहायक उपकरणों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, भारत में ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायतों ने वर्षों से ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे अक्सर स्थानीय शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं और लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो उनके गाँव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, संस्कृत समुदाय से आप क्या समझते हैं, अपना मत दें। संस्कृत समुदाय से तात्पर्य
संस्थाओं और विद्वानों के समूह से है जो संस्कृत भाषा, साहित्य, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण, अध्ययन और प्रचार प्रसार में संलग्न है। यह समुदाय प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक फैला हुआ है और विभिन्न रूपों से में संस्कृत भाषा को जीवंत बनाए रखने का कार्य कर रहा है। आगे लिखेंगे इसके, संस्कृत समुदाय में विद्वान, शिक्षाविद, विद्यार्थी, धार्मिक गुरु, शोधकर्ता और संस्कृत प्रेमी शामिल होते हैं जो शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों और नाटकों का अध्ययन करते हैं। यह समुदाय भारत सहित विश्व के कई देशों में कार्यरत है और आधुनिक तकनीकी व डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से संस्कृत के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहे हैं। संस्कृत समुदाय न केवल भाषा के संरक्षण में सहायक है बल्कि भारतीय दर्शन, योग, आयुर्वेद और ज्योतिष जैसे विषयों को भी आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है अथवा करके दिया हुआ, क्योंकि अथवा करके 2 पूछता है आपको, आप चूज कर सकते हैं कौन सा करना है। कीर्षक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए। इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो भारत में अन्य पिछड़ी जातियां ओबीसी की प्रमुख समस्याएं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर देखी जाती हैं। पहली हेडिंग है शिक्षा में पिछड़ापन। आर्थिक कठिनाइयों और संसाधनों की कमी के कारण कई पिछड़ी जातियों के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे उनके करियर की संभावना सीमित हो जाती है। रोजगार की समस्या, निजी क्षेत्र में आरक्षण न होने के कारण ओबीसी वर्ग के लोग पर्याप्त अवसरों से वंचित रह जाते हैं। साथ ही पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भरता के कारण वे आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। इसके बाद तीसरा है सामाजिक भेदभाव। भले ही कानूनी रूप से समानता का अधिकार दिया गया है, फिर भी कई क्षेत्रों में सामाजिक भेदभाव और ऊंच नीच की भावना बनी रहती है। चौथा है सामाजिक भागीदारी को राजनीतिक भागीदारी की सीमाएं। ओबीसी वर्ग की राजनीतिक उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन नीति निर्माण में उसकी प्रभावी भागीदारी अभी भी सीमित है। फिर अथवा करके दिया है सामाजिक सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है 29 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है, सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है जो समाज में समानता, न्याय और प्रगति को बढ़ावा देता है। यह संविधान सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कई प्रावधान करता है। पहली हेडिंग है समानता और सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, जिससे छुआछूत, जाति आधारित भेदभाव और असमानता को खत्म करने का प्रयास किया गया है। शिक्षा और अधिकार, इसमें अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिससे वंचित वर्गों को शिक्षित कर सामाजिक उत्थान संभव हुआ है। इसके बाद तीसरा है अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, अनुच्छेद 15, 16 तथा सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई हैं। सामाजिक सुधार कानून, दहेज प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के आधार पर कई कानून बनाए गए हैं। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।